हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट देखे थे, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग आज आगे देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट दिसंबर के लिए भी, दिसंबर के लिए तो खास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप क्रैश कोर्स कर सकते हैं। और जून 2025 के लिए ये स्टार्ट होने वाले हैं। आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल जो है आप पता कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। और हमने पिछले क्लास में प्रोबेबिलिटी के कुछ कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग रुक गए थे यहाँ पे। हम लोगों ने कहा था कि सैंपल स्पेस निकालने के लिए, ठीक है, मतलब नमस्ते, हमें कुछ कंसेप्ट्स की जरूरत है। और वो कंसेप्ट्स क्या क्या है देखेंगे। तो वो कंसेप्ट्स थे, पहला था परम्यूटेशन, जिसे हिंदी में आप बोलते हैं क्रमचय। ठीक है। और दूसरा था कॉम्बिनेशन, जिसे आप बोलते हैं संचय। ठीक है, ये काम किस में आएंगे? आपको प्रोबेबिलिटी में काम आएंगे, प्रायिकता में, सैंपल स्पेस निकालने के लिए जो अनुकूल घटना है, फेवरेबल इवेंट्स है, उसको निकालने। ठीक है। लेकिन और साथ ही एक कंसेप्ट और, वो है फैक्टोरियल का कंसेप्ट, जिसे आप क्रम गुणित कहते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें आपको जाननी पड़ेगी। तो आप लोग इनके बारे में पहले से तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि यहाँ भी एक बार डिस्कस कर देना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल क्या होता है, क्रम गुणित। ठीक है। तो किसी नंबर का फैक्टोरियल हम लोग ऐसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना है क्रम गुणित, तो इसको ऐसे भी दिखाया जाता है और इस तरह से भी दिखाया जाता है। और इसका मतलब है ये 4 से स्टार्ट होगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तक जाएगा। ठीक है। तो फिर इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 गुणा 24। ठीक है, 24। उसी तरह अगर 5 का फैक्टोरियल आप निकालते तो ये आता क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये आता 20, 60, 120। ठीक है। अगर आप इन जनरल बोले किसी भी नंबर n का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, तो n का फैक्टोरियल निकालने के लिए या क्रम गुणित निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसको जैसे यहाँ 4 था तो 4 से स्टार्ट किए थे, 5 था तो 5 से शुरू किए थे, n है तो n से शुरू करेंगे। n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ये ऐसे करके ये घटता जाएगा। ठीक है ना, बीच में आएगा। और ये घटते घटते कहाँ तक आ जाएगा, आप देखिए ये n में से घट रहा है। पहले n था, n में से 1 घटा दिए, n में से 2 घटा दिए, n में से 3 घटा दिए। ठीक है, ये घटते घटते कहाँ तक आएगा, 1 तक आएगा। जैसे हमने 5 का लिया था, तो यहाँ n की जगह 5 है तो 5 गुणा 5-1 मतलब 4, 5-2 3, 5-3 2, और घटते घटते 1 तक आ गया। ठीक है, तो यही हम लोग फैक्टोरियल को डिफाइन करते हैं इन जनरल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। साथ ही इसमें एक चीज अलग से याद रखिए कि जीरो का फैक्टोरियल, मतलब जीरो का क्रम गुणित जीरो नहीं होता, ये 1 होता है। और किसी भी ऋणात्मक संख्या का फैक्टोरियल क्रम गुणित ये डिफाइंड नहीं है। जैसे आपसे बोला जाए कि -4 का फैक्टोरियल निकाल के दिखाइए, तो आप बोलिएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हमें ज्ञात नहीं है। तो फैक्टोरियल के बारे में इतनी चीजें आपको जाननी है। अब कभी कभी क्या होगा, जैसे आपको बोला गया कि इसको जरा सॉल्व करिए, 5 का फैक्टोरियल गुणा 4 का फैक्टोरियल। तो नॉर्मली जब स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे करते हैं, वो यहाँ लिखेंगे
5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और नीचे वाले में लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि 4 से स्टार्ट होने वाले यहाँ तक पूरा कट जाएगा, इससे ये भी पूरा कट जाएगा, तो बचा कितना? 5 का फैक्टर 5। ठीक है, ये तो छोटा था इसलिए आपने लिख दिया। मान लीजिए ऐसे होता 10 का फैक्टोरियल और 8 का फैक्टोरियल, तो आपको तो ये लंबा लिखना पड़ता। 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1 ऐसे लिखना पड़ता, और नीचे वाले में लिखना पड़ता आपको 8 से, 8 गुणा 7 गुणा 6, ऐसे करते करते कहाँ तक आता? 1 तक आता। अब एक चीज आप गौर कर सकते हैं, ये 10 है, 10 में तो ठीक है, 10 और 9 यहाँ तक तो नया है, मतलब नीचे ये नहीं है। लेकिन 8 का फैक्टोरियल यहां से स्टार्ट होके पूरा यहां तक आ रहा है। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बीच में, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 10 गुणा 9 गुणा, ऊपर में हम लिख देंगे 8 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहां से यहां तक लेकर ये 8 का फैक्टोरियल है, 8 का क्रम गुणित है, बटे नीचे है 8 का फैक्टोरियल। 8 का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, तो ये कब काम आएंगे? आपको बड़े क्वेश्चन में ये काफी काम आएंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया जा रहा है 52 का फैक्टोरियल अपॉन 51 का फैक्टोरियल। अब आपको ये कंसेप्ट यहाँ काफी काम आएगा। 52 का फैक्टोरियल हो जाएगा 52 गुणा 51 का फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा 51 का फैक्टोरियल। ये कट गया तो बचा क्या? 52। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब एक सिद्धांत जो यहाँ काफी काम आने वाला है वो है आपका, इसे बोलते हैं गणना का आधारभूत सिद्धांत। गणना का आधारभूत सिद्धांत, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, और ये आपको फैक्टोरियल के लिए भी जरूरी है, मतलब प्रोबेबिलिटी के लिए जरूरी है। इसके बिना आपको चीजों में दिक्कत होगी। तो ये बोलता है, एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा ए है, ठीक है, एक जगह है ए, ये एक दूसरा जगह है बी, और एक तीसरा जगह है सी। ठीक है, ए से बी तक आने के आपके पास दो रास्ते हैं। ठीक है, और बी से सी तक आने के पास आपके पास तीन रास्ते हैं। तब अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि बताइए आपको ए से सी तक जाना है, ठीक है, ए से सी तक जाना है, तो इसके कितने रास्ते संभव है? ठीक, तो आप इसे कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं ए से, तो पहला रास्ता आपने यहां से ऐसे लिया। ठीक है, तो आपके पास इन दोनों में से कोई एक चॉइस है, कोई एक को आप फॉलो कर सकते हैं ए से बी तक जाने के लिए। फिर पहली बार में बी से सी आप इस रास्ते से गए। ठीक है, तो एक रास्ता हो गया, एक कॉम्बिनेशन। अगली बार फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं, इस बार हम ऐसा करेंगे, इस बार यहां से तो हम ऐसे ही आएंगे, लेकिन जब बी से सी तक जाना हो तो हम इस रास्ते को फॉलो करेंगे।
ये दूसरा हो गया। तीसरा बोल रहे हैं कि ठीक है, इस बार हम ए से बी तक इस रास्ते से आएंगे, लेकिन बी से सी तक के लिए इस रास्ते को फॉलो करेंगे। ठीक है, सॉरी, हमने पहले वाला कॉम्बिनेशन पूरा कर लेते हैं, अदरवाइज एक छूट जाए। ए से सी तक तो हम इसी रास्ते से आएंगे, लेकिन बी से सी तक ये आएंगे। मतलब यहाँ ए से बी तक के एक रास्ते के लिए इधर कितने चॉइस हैं? 3 चॉइस हैं। अगली बार क्या हो सकता था? अगली बार ये हो सकता था कि ए से बी तक आप इधर से आए और फिर वही कहानी रिपीट किए, एक बार इधर से, एक बार यहां से, एक बार यहां से। तो कुल कितने रास्ते हो गए ए से सी तक जाने के लिए? 6। ठीक है, इसे हम एक सिद्धांत से दिखा सकते हैं। वो बोलता है जैसे यहां देख लीजिए, कुल कितने रास्ते हो गए? ए से बी तक जाने के 2 और बी से सी तक जाने के 3। ठीक है, तो कुल हो गए 2 गुणा 3 यानी 6 रास्ते। अब जो नेचुरल क्वेश्चन इसमें क्या है कि स्टूडेंट इसको रट लेते हैं कि गुणा कर देना है। ठीक है, ये नहीं समझते कि गुणा क्यों करना है, और यहीं पे दिक्कत होती है। तो देखिए, ये जो हमारा गणना का आधारभूत सिद्धांत है, ये क्या बोलता है कि यदि एक घटना, यदि एक घटना यहाँ पे ए से बी तक जाना एक घटना है, बी से सी तक जाने का भी एक घटना है। यदि एक घटना एम भिन्न तरीकों से, एम भिन्न तरीकों से घट सकती है, घट सकती है, तदोपरांत मतलब उसके बाद, तदोपरांत एक अन्य घटना, एक अन्य घटना एन, अब बी से सी तक जाने को बोल रहे हैं एन, भिन्न तरीकों से, एन भिन्न तरीकों से घट सकती है, एन भिन्न तरीकों से घट सकती है। तो दिए हुए क्रम में, मतलब जो आपको दिया हुआ है, दिए हुए क्रम में, दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के, दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों से घटित होने की संख्या, भिन्न तरीकों से घटित होने की संख्या क्या होगी? m गुणा n होगी। यही है हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये क्या है हमारा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो है तदोपरांत। ठीक है, मतलब अगर एक घटना घट जाए तब दूसरी घटना हो रही है, और दोनों को मिलाने के बाद एक संपूर्ण घटना का नाम दिया जाए तब। जैसे यहाँ पूरी घटना क्या है? आपको ए से सी तक आना है। ठीक है, उसके बीच में क्या है? ए से सी तक आने के लिए पहले आपको ए से बी तक आना पड़ेगा और फिर बी से सी तक जाना पड़ेगा। मतलब ए से बी तक जाने के लिए आपको तरीके हो गए 2, और तदोपरांत बी से सी तक जाने के लिए आपके हो गए क्या? 3 तरीके। तब आप गुना करेंगे, ऐसा नहीं कि आप बिना समझे गुणा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा देखिए, जैसे ये एक कोई मॉल है जहां पे मल्टीप्लेक्सेस होते हैं। यहाँ 3 थिएटर है जहां पे मूवी लगी हुई है। ठीक है,
बगल में एक और मॉल है अलग, ये बी नाम दे देते हैं, ये मॉल है, ठीक है। और यहाँ पे चाहे आप 2 रखते हैं तो हमारा थोड़ा पिछले वाले कंसेप्ट से मैचिंग हो जाएगा। मॉल ए में कितनी मूवी लगी हुई है अलग अलग? 2। और यहाँ कितनी लगी हुई है? 3। आपको एक संडे को मूवी देखने जाना है, ठीक है। सपोज टाइम जो है 11 से 2 का है, और इसी समय आपको एक मूवी देखनी, ठीक है। अब बताइए, मूवी देखना, सिनेमा देखना, ये एक घटना है आपके लिए। अब किसी भी समय में, मतलब 11 से 2 के बीच में, सपोज 3 घंटे का शो है, तो आप ए वाले में आपके पास 2 चॉइसेस हैं, और बी वाले में कितने चॉइस हैं? 3 चॉइसेस है, सब में अलग अलग सिनेमा लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस घटना घटना क्या है, सिनेमा देखने की, ये कितने तरीके से घट सकती है, तो अब यहाँ आप गुणा नहीं कर देंगे, 2 गुणा 3, ठीक है। अच्छे, ये आंसर गलत हो जाएगा। और यही स्टूडेंट समझते नहीं है कि गुणा कब करना है, जोड़ना कब है, वो रट लेते हैं और आगे दिक्कत होती है। देखिए, इस वाले केस में हमारी जो घटना थी ए से सी तक जाने का था, और इस घटना के बीच में एक और घटना थी, वो है ए से बी तक आने का, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ घटना, जैसे आप एक मूवी देखने यहाँ बैठे, वो खत्म हो गई, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तदोपरांत यहाँ नहीं है। आप यहाँ बैठे, मूवी हो गई, आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है कि मॉल ए में बैठे कोई सिनेमा देखने के बाद ये बोलेंगे तब घटना घटेगी। तो जब ये घटना इस पे डिपेंड नहीं करती है, तदोपरांत वाला इसमें शब्द नहीं आए, तब आप करेंगे वहां जोड़ेंगे, तो यहाँ पे टोटल घटना के घटने की संख्या होगी 2 जोड़ 3, मतलब 5 तरह से ये घटना घट सकती है, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या गणना का आधारभूत सिद्धांत, ठीक है। ये बहुत जगह लगते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया जाए कि बोलिए, ये क्वेश्चन आपने पहले देखा होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैसे ये रोज है लिखा हुआ, ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है कि इसमें 4 अक्षर हैं, तो बोला जाता है इन 4 अक्षरों से अर्थपूर्ण या अर्थहीन, अर्थपूर्ण मतलब जिसका मतलब निकलता हो, या अर्थहीन कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, साथ ही एक चीज और लिखा हुआ है कि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, ठीक है। अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, मतलब आप रिपीट नहीं कर सकते, आर एक ही बार यूज कर सकते हैं, ओ एक ही बार यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ घटना जो हमारा ये प्रिंसिपल था, आधारभूत सिद्धांत, ये आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? देखिए, पूरी घटना क्या है, आपके पास 4 अक्षर हैं, आर ओ एस और ई, उससे एक अर्थहीन या अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, ठीक है। तो घटना कब घटेगी? जब पूरा आप यहां से यहां तक चारों को यूज कर लें, तब आपके पास इस पहले जगह के लिए कितने ऑप्शंस हैं। मान लीजिए हम इधर से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे इन चारों में से किसी एक को आप रख सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पे 4 संभावनाएं होगी, 4 में से किसी एक को रखें। जब 4 में से किसी एक को रख दिया, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे? यहाँ पे 3 संभावनाएं होंगी, मतलब एक कोई रख दिया तो 3 ही बचेंगे ना यहाँ पे। अच्छा, अब 2 रख दिए तो यहाँ पे कितने संभावना? 2 आपके पास चॉइसेस बचेंगी, और यहाँ पे फाइनली एक बचेगी। अब आप जोड़ेंगे कि गुणा करेंगे, तो देखिए घटना तब घटेगी जब पूरे को ही ये सारे हो जाए, और अगर एक शब्द यहाँ पे ले रहे हैं, एक अक्षर यहाँ पे ले रहे हैं, तो क्या है, उस अक्षर को आप यहाँ नहीं ले सकते, फिर 2 अक्षर ले चुके तो तीसरा यहाँ नहीं ले सकते। इस तरह से ये तदोपरांत है, एक दूसरे के बाद, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे हमने दो घटना के बारे में देखा था, ये दो कोई जरूरी नहीं है, इन जनरल दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता है ऐसे, ए से बी तक जाने के, ए से बी तक जाने के 5 तरीके हैं, बी से सी तक आने के, सपोज यहाँ लिख दे रहे हैं, पूरा नहीं बना रहे, ठीक है, 10 तरीके हैं। और एक और होता है, बी से सी तक जाने के 2 तरीके हैं या 3 तरीके हैं, ठीक है ना। तो कुल कितने तरीके हो जाते हैं ए से सी तक जाने के लिए? वहां 2 था, यहाँ हमने कितना रखा है? 3 रखा है। तो उस आधारभूत सिद्धांत को आप आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और क्या आ जाता है? ये ए से बी तक 5, बी से सी तक 10, सॉरी, बी से सी तक 10 और सी से डी तक, सी से डी तक कितना? 3। तो टोटल हो गए 150 तरीके, ठीक है। समझ गए? इसे आप बढ़ा सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? इसमें इनको आपस में गुणा कर दें। टोटल कितने हो गए? 24। क्लियर? तो रोज इससे, इसके अलग अलग अक्षरों से, उनको बिना रिपीट किए हुए आप कितने शब्द बना सकते हैं? अर्थपूर्ण या अर्थहीन? 24। लेकिन इसी में लिख दें कि आप रिपीटेशन कर सकते हैं, मतलब पुनरावृत्ति जो है ना, पुनरावृत्ति ये अलाउ है। तब कितने होते? तो अब देखिए, अब ये काफी आसान हो जाता है, क्योंकि रोज में से 4 अक्षरों से 4 में से किसी एक को ले सकते हैं, यहाँ भी 4 में से किसी एक को ले सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन हो सकता है। यहाँ पे 4, यहाँ 4, तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर इस बार ये हो जाएगा, ठीक है। 16, 16 चौके 64, 64 × 4, 256 तरीके। ठीक है, ये समझ में आया आपको? क्लियर? तो इस तरह से अगर आपको एक शब्द दिया जाए कि पेंसिल से बनाइए, कितने हो सकते हैं? ठीक है, पेंसिल एक शब्द दिया हुआ है, इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। इससे अर्थपूर्ण या अर्थहीन, बिना पुनरावृत्ति के, बिना पुनरावृत्ति के आप कितने शब्द बना सकते हैं? तो अगेन वही करेंगे। यहाँ 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। आप ऐसे समझने के लिए शुरू में लिख सकते हैं। शुरू में यहाँ आपके पास 6 तरीके हैं, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। क्या करेंगे? इनको सबको आपस में आप गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कुल कितने हो गए? 30 चौके 120, कुल हो गए आपके पास 720 तरीके, ठीक है। और अगर बोला जाए कि आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? हर एक जगह आप 6 × 6 × 6 × 6 × 6, ठीक है। कितने जगह हो गए? 1 2 3 4 5 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो भी आंसर आए। अब देखिए, कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, जैसे यहाँ तो आपने निकाल दिया पेंसिल का, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें ये जो लेटर्स है ना, वो रिपीट होंगे। जैसे ऐसा देखिए, मान लीजिए आपको बोला जा रहा है बनाना, ठीक है। एक चीज आप गौर कर सकते हैं, यहाँ पे ये 6 से स्टार्ट होके 1 तक आया है, तो इसे आप 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, सेम आंसर आएगा, क्रम गुणित। इसे आप 4 से स्टार्ट किए थे और 1 तक आए थे, मतलब ये 4 का फैक्टोरियल भी हो सकता है, सेम आंसर आए, ठीक है। इसलिए हमने पहले जो है ना क्रम गुणित का कंसेप्ट देख लिया, क्योंकि यहाँ कैसे करेंगे। अब देखिए, अब आगे हम लोग आते हैं, तो आपसे बोला जा रहा है
ये बनाना है, ठीक है ना। अब बताइए इसको, इससे बिना पुनरावृत्ति के अर्थपूर्ण या अर्थहीन कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसमें ना आपका कंसेप्ट थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जो रोज लिखा था और जो पेंसिल लिखा था, इसमें कोई भी अक्षर ना दोबारा नहीं आ रहा है। देखिए, पी एक बार ही आ रहा है, ई एक बार ही आ रहा है, एन एक बार ही आ रहा है, सी एक बार ही आ रहा है, आई एक बार ही आ रहा है, एल एक बार ही आ रहा है। उसी तरह यहाँ भी इसमें गड़बड़ क्या है, बनाना वाले में? बनाना वाले में गड़बड़ ये है कि ए जो है ना, एक बार, दो बार, ये तीन बार आ गया। एन जो है दो बार आ गया। फिर आप कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे आपको ऐसे करना है। पहले तो आपको लिख देना है कितने हैं, एक दो तीन चार पांच। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन। सिक्स का फैक्टोरियल, क्योंकि छह है, छह का क्रम गुणित बटे। अब देखिए, ए कितनी बार आया है, ए तीन बार आया है, तो ए का क्रम गुणित कितनी बार आया वो लिखे, तीन। एन कितनी बार आया है, दो बार आया है, तो गुणा। ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ी देर पहले जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया था वो आपको काम आएगा। छह को कैसे लिखेंगे, छह गुणा पांच गुणा चार गुणा तीन का फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं, क्योंकि आगे वही होगा। नीचे तीन का फैक्टोरियल गुणा दो का फैक्टोरियल, दो गुणा एक दो ही हो जाएगा, तो ये कट गया। दो जो है दो दिया छह, तीन पचे पंद्रह, पंद्रह चौके साठ, मतलब कुल हो जाएंगे 60। क्लियर? यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, वो क्या करते हैं कुछ लोग, वो ऐसे करेंगे, छह का फैक्टोरियल लिखेंगे तो सही, और ये आपका है तीन का फैक्टोरियल नीचे, और यहाँ है दो का फैक्टोरियल। तो ये करेंगे, छह का फैक्टोरियल ठीक है ऊपर है समगुणित, और इसे गुणा कर देंगे, तीन गुणा छह, छह का फैक्टोरियल काट देंगे एक, हो गया गड़बड़। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। तीन गुणा तीन का फैक्टोरियल गुणा दो का फैक्टोरियल, ये आप इसे गुणा नहीं कर सकते। ठीक है, आप अलग से लिखेंगे, जैसे ऐसे एक करके दिखा दें, छह गुणा पांच गुणा चार गुणा तीन दो एक बटे तीन दो एक, ये तीन के लिए हुआ। ठीक है, दो के लिए क्या हो जाएगा, दो गुणा एक। आप देख रहे हैं ना कितना आया, तीन छह दुना बारह आया, यहाँ पे आपने छह में खत्म कर दिया था। छह का फैक्टोरियल, छह का फैक्टोरियल हो गया 720, यहाँ कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये कट गया, फिर आपका ये तीन कट गया, दो से कट गया, दो तिया छह, अगेन आपका 60 के आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि नीचे आया और आपने इसे गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टोरियल से रिलेटेड। उसी तरह से अगर आपसे एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप इसे थोड़ा सॉल्व करिएगा और हो सके तो कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। इंस्टीट्यूशंस, आपको दिया हुआ है इंस्टीट्यूशन, INSTITUTION, इंस्टीट्यूशन। ये इस शब्द से बिना पुनरावृत्ति के, बिना पुनरावृत्ति के कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, आप जरा बताएंगे, क्योंकि इसमें ना रिपीट होता है। तो अधिकतर जो आपसे सवाल पूछेगा वो रिपीट वाला पूछेगा, पेंसिल जैसा और रोज जैसा नहीं पूछेगा। आप अब बड़े क्लास में हैं, ठीक है ना, नेट की परीक्षा दे रहे हैं। तो ये जरा करके बताइएगा इसके कितना आपका आंसर आता है। ठीक है, अब जो अगला कंसेप्ट है वह है हमारा परमिटेशन का। परमिटेशन को आप बोलते हैं क्रमचय। ठीक है, इसे पी से दिखाया जाता है। फिर है आपका कॉम्बिनेशन, ये दोनों हम लोग एक साथ देखेंगे। ठीक है ना,
ये है संचय। इसे आप सी से दिखाते। पहले जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मतलब होता है, इसके फॉर्मूले से मतलब होता है। जैसे आपको बोला जा रहा है NPR, तो इसका फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है। और इसका मतलब क्या निकलता है, आपके पास n वस्तुएं हैं, ठीक है, कोई मान लीजिए n चीजें हैं, n थिंग्स, उसमें से r को लेके आपको कितने क्रम आप बना सकते हैं वो बताइए। तो क्रम क्रम मैटर करता है, ठीक है ना। क्रम में आप चीजों को कैसे रखेंगे वो मैटर करता है। जैसे A B C, C A B से अलग है, ठीक है। तो ये क्रमचय के एग्जाम्पल है, इसको क्रम में रखना, कितने क्रम में रख सकते हैं ABC को, 3 जगहों पे, ठीक है। जैसे एक क्रम ये हो गया ABC, दूसरा जैसे शुरू से बना है ABC, एक क्रम हो गया, ACB ये दूसरा हो गया, BAC ये तीसरा हो गया, BCA चौथा हो गया, CAB ये पांचवा हो गया, और CBA ये छठा हो गया। इस तरह से आपको 6 मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जब संचय होता, तो संचय का फॉर्मूला होता है NCR, n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। सेम चीज, n चीजों में से r चीजें चुनने का क्या तरीका है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, चुनने का। तो जैसे देखिए, ये 3 लोग हैं A B और C, हमें इनमें से किन्हीं 2 को चुनना है किसी भी सपोज ग्रुप बनाने के लिए, ठीक है। तो अब बताइए कितने तरीके। तो अब देखिएगा, यहाँ क्रम मैटर नहीं करेगा। पहले हमने A को लिया और फिर B को लिया, हमारा 2 का ग्रुप तैयार हो गया। अब बताइए, अगर हम पहले B को लेते और A को लेते, तो क्या ये अलग ग्रुप बनता? नहीं, ये सेम बनता। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है ना, ये मैटर नहीं करता है, जबकि पहले वाले में ऑर्डर मैटर करता था, ठीक है। तो ये क्रमचय और संचय, ये प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऐसे भी आपको ये जानना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हमने इसके फॉर्मूलाज लिख दिए। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इसका फायदा मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।